आप लोगों का टेस्ट है कल, आपको मेल आया है? नो सर, मतलब दूसरे क्लास में पता चला है। अच्छा, लेट मी चेक। Your batch number is 483. यस सर। यस, 483 का टेस्ट तो है कल। सर I will सिलेबस paste the चेक कर syllabus. दीजिए। Yes. Syllabus is microbes in human welfare and organism and populations. ठीक है, तो मैं चैट बॉक्स में पेस्ट करता हूँ सिलेबस आपका। The test सर will इधर remain open for 48 hours. इधर कोई चेंज हुआ है क्या हमारे प्लेटफॉर्म पे? चेंज मतलब कौन सा चेंज? हमारे जो शेड्यूल्स है ना वो अभी दिखा, मतलब जैसे ना देखिए, मेरे पे ना केवल आज का दिखा रहा था और कल का दिखा रहा है। एंड नहीं, कल का नहीं, हाँ फर्स्ट दिसंबर का, बस उसके बाद का नहीं दिखा रहा है। ये अच्छा, नॉट डिसाइडेड बता रहा है या, ओके। तो वरना इसके पहले तो। फर्स्ट वो अपडेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई टेक्निकल इशू होगा मुझे लगता है। तो फर्स्ट को अपडेट हो जाएगा या फिर कल ही अपडेट हो जाएगा। सो ड्यूरेशन आप लोगों को पता ही होगा, 3 hours 20 minutes, और टेस्ट विल बी ओपन फॉर 48 hours। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। So I hope everyone is there in the class. जतिन क्या हुआ? Organism. Yes, किसी को कुछ कहना है? ओके, तो देखिए आज का जो हमारा सेशन है, इट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। So organism and population is the name of chapter, and today population growth हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं विद ए क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज रीड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको डिसाइड करना है विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज फॉल्स। Sediment characteristic can determine type of benthic animals that can thrive in an aquatic environment. पहला statement है। Second is polar bear is eurythermal. Third is mango trees naturally grow in Germany and Canada. And fourth is group of association of two or more different species occupying same geographical area at the same time is called population. तो बताइए विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट। तो आपको करेक्ट ही चूज करना है, इनकरेक्ट नहीं। आई थिंक काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है ये, उतना कंफ्यूजिंग तो है नहीं। सिर्फ अतुल ने ही सही जवाब दिया है। व्हाट हैपेंड विद अदर्स? हाँ, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी है ना ऑलरेडी। तो देखिए ऑप्शन सी इज द आंसर, 2 and 3 आर इनकरेक्ट, बाकी करेक्ट है। सो देखिए
sediment characteristic can determine the type of benthic animals that can thrive in an aquatic environment. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये करेक्ट ऑप्शन है ना. So type of sediment जो है as well as remain of plant animals, इस सबको हम sediment ही कहते हैं. It determines to a large extent type of benthic animals, animal living on the sea floor that can be spotted. ठीक है, तो coral reefs की बात करें, burrowing sea urchin, shrimps, लॉन्ग लिव्ड बाइबल्स, ये सारे एनिमल्स जो हैं इंक्लूडिंग क्रैब्स एक्सेट्रा, ये सारे बेंथिक एनिमल्स होते हैं. ठीक है. पोलर बियर इज यूरिथर्मल. पोलर बियर कब से यूरिथर्मल हुआ है ना? पोलर बियर इज स्टेनोथर्मल. Organisms unable to tolerate wide range of temperature like polar bear are stenothermal. और यूरिथर्मल जो होते हैं they can tolerate wide range of environmental conditions, temperature. मैंगो ट्री नेचुरली ग्रो इन जर्मनी एंड कनाडा. बिल्कुल गलत है. जर्मनी कनाडा जो है दे आर टेम्परेट रीजन्स, जस्ट लाइक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर. तो वहां पे मैंगो ट्री ग्रो नहीं होते. ओके, क्योंकि मैंगो ट्री जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में ही ग्रो होते हैं. ठीक है. ऑप्शन 4 था ग्रुप आर एसोसिएशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग सेम जियोग्राफिकल एरिया एट सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन नहीं होता है, कम्युनिटी होती है. ठीक है. ग्रुप आर एसोसिएशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम इज कम्युनिटी. पॉपुलेशन की बात करें अगर हम, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज इन ए जियोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम. ठीक है. So why do humans have different population in different places? Humans हमेशा अलग अलग जगह पे रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस फॉर्म करते हैं, है ना? सो ह्यूमंस की पॉपुलेशन क्यों होती है डिफरेंट? हर एक जगह पे अगर हम जाएं, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस क्यों की हैं? इसके लिए भी रीजन हैं, है ना? सबसे पहली बात हम देखते हैं फैसिलिटीज ज्यादा कहाँ पे हैं, इजिली फूड अवेलेबल कहाँ पे होगा, उसी के हिसाब से पॉपुलेशन एक जगह फ्लोरिश करती है. Isn't it? So let us understand the process of population growth. What are the basic processes which are affecting the population growth? अभी हमने जिक्र किया था फैक्टर्स का, है ना? ये जो 4 फैक्टर्स पढ़े थे. अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन सी बेसिक प्रोसेसेस हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित कर रही हैं. सो नोट कर लीजिए. नंबर 1 इज नेटैलिटी, नंबर 2 इज मॉर्टैलिटी. अच्छे से स्पेलिंग लिखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा. इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, 4 बेसिक प्रोसेसेस. नेटैलिटी बी से डिनोट करें ना, यहां पे आपको दिख रहा है ये अल्फाबेट, हमने कैपिटल अल्फाबेट बी लिखा है यहां पे, ध्यान रखिएगा. नेटैलिटी के लिए बी क्यों लिखा है? बी इज रेफरिंग टू व्हाट? बर्थ, जन्म दर, बर्थ रेट भी हमने पढ़ा था. ठीक है जी. मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी के लिए डी लिखा है हमने, कैपिटल डी. डी इज डिनोटिंग डेथ. बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ. देन इमिग्रेशन, आई. अब आप देखिए इसमें जहाज कैसे दिखाया है भैया, आ रहा है ना? हम कहते हैं इमिग्रेंट्स हैं, दूसरी जगह से आए हैं यहां पे. एंड देन एमिग्रेशन, ई, राइट जी, जहाज उड़ के जा रहा है दूसरी कंट्री में. एमिग्रेट, इमिग्रेंट. क्लियर है जी? इमिग्रेशन, एमिग्रेशन. वंडरफुल. आगे बढ़ते हैं. पहले समझते हैं नेटैलिटी से क्या मतलब है, और नेटैलिटी को कैपिटल बी से डिनोट करा है. देखिए जी, नेटैलिटी क्या है? नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन में, एक जगह जनसंख्या ह्यूमंस की, और मैं कहता हूं कि एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, मेल है या फीमेल हैं, कितने ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए हैं, वो नेटैलिटी कहलाएगा. बर्थ कैपिटल बी. तो दैट मीन्स मॉर्टैलिटी कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, यानी डेथ के लिए है. राइट जी. सो आप देख भी सकते हैं हमने ये सिंबल इस प्रकार से यूज किया है डेथ के लिए. मॉर्टैलिटी आप सब भी नोट करेंगे अपनी नोट्स कॉपी में. नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन.
पहले नंबर ऑफ बर्थ्स था, नेटैलिटी, मॉर्टेलिटी इज रेफरिंग टू द नंबर ऑफ डेथ्स। नेक्स्ट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को डिफाइन कर लेते हैं। इमिग्रेशन होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो इमिग्रेशन सिर्फ ह्यूमंस पे अप्लाई होगी। अगर आप बर्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की, क्रो है या स्पैरो है, ठीक है जी, तो सेम स्पीशीज मूविंग इनटू अ हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। जैसे मैं ये कह दूं कि भाई दिल्ली में इस समय एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है जी, आने वाले 2 महीनों में बहुत सारे बर्ड्स जो है दिल्ली के आसपास के किसी इलाके से, हम मान लेते हैं जी हरियाणा से उड़ करके ये पर्टिकुलर बर्ड स्पीशीज आ गए हैं अब दिल्ली में, तो इमिग्रेशन हुआ ना, राइट? हमने उनका स्वागत किया जी, आ जाइए, वो इमिग्रेंट्स है। नाउ यू गेटिंग इट? सेम स्पीशीज का जिक्र करना है हमने। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज मूविंग इनटू अ हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। और एमिग्रेशन एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा। अपने हैबिटेट को छोड़ के वो एक नई जगह पे जा रहे हैं जहां पे उनके अपने मेंबर्स ऑफ द ओन स्पीशीज होंगे, सो उसे हम कह देते हैं जी एमिग्रेशन। नोट करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज मूविंग आउट। पहले बताया था मूविंग इन, अब हो गया मूविंग आउट। मूविंग आउट ऑफ अ हैबिटेट टू एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, राइट? तो 4 मेन बातें ध्यान रखनी है, नेटैलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। और जिन अल्फाबेट से इन्हें डिनोट कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। नेटैलिटी के लिए कैपिटल बी यानी बर्थ, मॉर्टेलिटी के लिए कैपिटल डी यानी डेथ। इमिग्रेशन में तो आसान है, पहला अल्फाबेट आई है, सो इमिग्रेशन के लिए कैपिटल आई। एमिग्रेशन के लिए भी आसान है क्योंकि पहला अल्फाबेट कैपिटल ई है। सो बेसिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन या फिर इमाइग्रेशन। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में देखिए तो ये 4 फिनोमेनन कंटिन्यूसली होते रहते हैं। ठीक है, नेटेलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन, कि कितने इंडिविजुअल्स जो हैं पैदा हो रहे हैं, इट इज द बर्थ रेट। ठीक है, मोर्टेलिटी अगर हम देखें, इट इज द नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन, कि कितने लोग जो हैं उनकी डेथ हो रही है। Immigration, number of individuals of the same species moving into a habitat from elsewhere during a given period। अब किसी पॉपुलेशन में अगर बाहर से लोग किसी दूसरी पॉपुलेशन से आ रहे हैं तो हम उसको इमिग्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री से हम इंडिया में लोग आ रहे हैं तो इमिग्रेंट्स हम उनको कहते हैं, है ना। Immigration is number of the same species moving out of a habitat to elsewhere during a given period। तो अब पॉपुलेशन से अगर बाहर जा रहे हैं लोग किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन से तो उसको हम इमाइग्रेशन कहेंगे, है ना। सो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज इन ए गिवन एरिया और वॉल्यूम, है ना। और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए एरिया तो दोनों का सेम है, इसका भी इतना ही एरिया है, इसका भी इतना ही एरिया है, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल्स कम है, यहाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं, तो यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है ना।
So let us study about the population density formula. ओवरऑल टोटल इक्वेशन गौर फरमाइएगा, यहां पे ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, इसको देखिए, nt प्लस 1 इज इक्वल टू nt प्लस, अब इसमें ऐड करनी है वो दोनों बातें, b प्लस आई माइनस, बीच में साइन देख लीजिए, d प्लस सी, सिंपल बर्थ प्लस इमिग्रेशन, जो भी नतीजा निकलेगा उसमें से घटा दीजिए डेथ एंड एमिग्रेंट्स, सिंपल, दैट विल गिव यू द पॉपुलेशन ग्रोथ, कि कितनी बढ़ोतरी हो गई है पॉपुलेशन में। अब आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है कि कमी हो गई हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल मर गए, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल छोड़ के चले गए, जो पैदा हुए थे वो कम थे, जो आए थे वो भी बहुत कम थे, या कोई आया ही नहीं, ये भी तो हो सकता है ना। सो नेगेटिव भी हो सकती है वो चीज, नेट रिजल्ट, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लें, ये इक्वेशन सबने लिख ली। लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब बताता हूं, nt प्लस 1 क्या था, सबसे पहली बात बार बार रिपीट हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1। nt इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, b refers to the birth यानी natality, I is for immigration, D is for death यानी mortality, and E is for emigration। कंडीशंस देखते हैं अलग अलग। If कंडीशन कह रही है B प्लस आई यानी बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज मोर देन, ये साइन ऐसे है ना, इज मोर देन डेथ प्लस एमिग्रेशन, सो देन द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस, जैसा हमने बीटल वाले केस में देखा। हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। सो कंडीशन ये भी हो सकती है बी प्लस आई यानी बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज इक्वल टू डेथ प्लस एमिग्रेशन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सो इसका मतलब है नो चेंज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे जो हमने एग्जांपल ली थी, अगर उसमें ये हो जाता कि जब आप b प्लस आई ऐड करेंगे और d प्लस ई ऐड करेंगे, वैल्यूज बराबर आती 5 और 5, तो 5 माइनस 5 0, नो चेंज, राइट। ये भी हो सकता था b प्लस आई बर्थ प्लस इमिग्रेशन, जन्म जो हुआ है और जो एंटर हुए हैं वो कम है, मृत्यु दर ज्यादा है, ये देखिए ना साइन उल्टा दिखाया हमने d प्लस सी से, तो इसका मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई है। तो तीनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं। समय के साथ पॉपुलेशन बढ़ सकती है, पॉपुलेशन घट सकती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी, या फिर ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ही रहे, जितने मर रहे हैं उतने पैदा हो रहे हैं, जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। एक Population density formula, it is nt plus 1 is equal to nt plus birth plus immigration minus death plus immigration के इन ऐड कितने हो रहे हैं एक पॉपुलेशन में लोग और माइनस कितने हो रहे हैं एक पॉपुलेशन में लोग, ठीक है। t प्लस 1 हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1, जबकि nt हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम t। तो एक प्रीवियस टाइम होता है जिसको हम कंपेयर करते हैं विद ए टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें 2021 की पॉपुलेशन देखनी है 2022 के साथ, ठीक है। तो इनिशियल पॉपुलेशन 2021 की होगी, nt प्लस 1 होगा 2022 की पॉपुलेशन, ठीक है। b नेटेलिटी हुई, इमिग्रेशन, डी मोर्टेलिटी और ई इमाइग्रेशन, ठीक है। तो देखिए immigration may contribute more significantly to population growth than the birth rate if a new habitat is just being colonized। अगर नया habitat colonize हो रहा है तो वहां immigration का ज्यादा significant impact होगा than the birth rate। बताइए ऐसा क्यों? ऐसा ही होगा क्योंकि बर्थ रेट जो, एक तो वहां पे एनवायरनमेंट जो है हो सकता है अनस्टेबल हो, बर्थ रेट ज्यादा नहीं होगी, इंडिविजुअल्स बर्थ होंगे लेकिन उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन दूसरी पॉपुलेशन से अगर इमिग्रेशन हो रही है तो इसका मतलब है वो पॉपुलेशन जो है ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो वो पीपल जो
ऐड हो रहे हैं वो यंग पीपल होंगे, है ना। तो इसीलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है इमिग्रेशन का। तो बर्थ रेट से जब वो पैदा होंगे फिर उसके बाद मैच्योर होंगे, उसमें काफी टाइम लगेगा, इजंट इट। Now we have another term, vital index. It is ratio of birth to death rate within a population during a given period of time. Is called as the vital index. कि पैदा कितने लोग हो रहे हैं और डेथ कितने लोगों की हो रही है एक पॉपुलेशन में, उनका रेशियो, इट इज द वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेथ्स इनटू 100। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वाइटल इंडेक्स। ठीक है, वाइटल इंडेक्स से आपको ये पता चलेगा कि सर्वाइविंग पॉपुलेशन कितनी है एक पॉपुलेशन में। ओके, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। वाइटल मीन्स लिविंग, ठीक है, एसेंशियल, लिविंग। सो लेट्स सॉल्व a question. The impact of immigration on population density is, बताइए इमिग्रेशन का इफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या कोई इफेक्ट भी नहीं होगा? बताइए। इस टाइम 5 स्टूडेंट्स ने जवाब दिए, बट ये क्यों गलत हो रहा है? इतना सिंपल सा क्वेश्चन। अब पॉपुलेशन में लोग आ रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट कैसे हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रल कैसे हो सकता है? बताइए मुझे। आरफा, जतिन, अविरूप, भूमिका एंड दिशा, यू आर करेक्ट। तो इफेक्ट हमेशा इमिग्रेशन का पॉजिटिव होता है। अभी तक आपने पढ़ा कि इमिग्रेशन का नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है? देन सो देखिए, बेसिक प्रोसेसेस, नेटिलिटी, नंबर ऑफ बर्थ्स, मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ्स। इमिग्रेशन कितने लोग पॉपुलेशन में आ रहे हैं, ठीक है, इमिग्रेशन कितने लोग पॉपुलेशन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। सो इसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉजिटिव इफेक्ट। मोर्टेलिटी में डिक्रीज होगी पॉपुलेशन, सो नेगेटिव इफेक्ट। इमिग्रेशन से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, सो पॉजिटिव इफेक्ट। इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो निगेटिव इफेक्ट, है ना। Solve one more question. A biologist studied the population of rats in a barn. ठीक है, he found that average natality was 250, mortality 240, immigration 20 and immigration 20. The net increase in population is, आपको net increase बताना है, ठीक है। बर्थ रेट है 250, डेथ रेट है 240, इमिग्रेशन है 20 और इमाइग्रेशन है 30। तो फार्मूला यूज कीजिए, जल्दी से बताइए। फार्मूला क्या है आपको पता है? नेटालिटी प्लस इमिग्रेशन माइनस नेटालिटी प्लस इमाइग्रेशन, है ना। फार्मूला भी मैंने बता दिया। चलो
सही है, 8 लोगों ने फिर भी सही जवाब दिया एटलीस्ट। सायन, जतिन, अभिरूप, भूमिका, सुभाश्री, ऋतिक, ऐश्वर्या, अजय, इन लोगों ने सही जवाब दिया। अतुल, आरफा, आपने क्यों नहीं जवाब दिया? अर्पिता ने भी नहीं दिया। व्हाट इज द रीजन? आप लोगों के कान खींचने पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 0 इंक्रीज। तो फॉर्मूला भी मैंने बताया था आप लोगों को, है ना? बर्थ रेट 50 था, फिर क्लिक करने के बाद टाइमिंग खत्म हो। अतुल इतना टाइम नहीं होता है ना एग्जाम में, मतलब आपको जल्दी से फार्मूला यूज करना था तो कर लेना था, है ना? एनीवे, अपनी जगह सही आया आपका आंसर। अगर सही आंसर आया तो ठीक है, अगर सही नहीं आया तो देन इट इज नॉट। चलो फिर तो ठीक है। तो देखिए, बर्थ रेट 250 है ना? और इमिग्रेशन कितनी है? 20। ओके, माइनस डेथ रेट क्या है? 240, और इमाइग्रेशन कितनी है? 30। ठीक है, तो 250 प्लस 20 हो गया 270, माइनस 240 और 30 होगा 270। 270 माइनस 270 इज इक्वल टू 0। तो नेट इंक्रीज जो है 0 ही होगा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं ग्राउथ मॉडल्स के बारे में। ग्राउथ मॉडल क्या है? इट इज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन that shows specific and predictable pattern of population growth with time। ठीक है, तो हर एक पॉपुलेशन का एक ग्रोथ पैटर्न होता है। ठीक है, तो ग्रोथ पैटर्न को हम कैसे स्टडी करेंगे? ग्रोथ मॉडल्स के जरिए। सिंपल है ना? तो ग्रोथ मॉडल के जरिए 2 टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल, एक होती है लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल तो आपको टर्म से ही समझ आया होगा कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है ना? So first of all, let us study about the exponential। तो देखिए, how will we predict the trend in the population growth if a population has। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इनफाइनाइट फूड अवेलेबल है, मतलब अनलिमिटेड फूड अवेलेबल है किसी एनवायरमेंट में, ठीक है, कोई प्रीडेटर भी नहीं है वहां पे उस पॉपुलेशन में, और एनवायरमेंट भी बिल्कुल फेवरेबल है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन से ग्रोथ के लिए, तो बताइए वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी उस एनवायरमेंट में? बताइए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी? यस अर्पिता, बताइए। सिर्फ पॉजिटिव ही होगी? सब कुछ तो फेवरेबल है। तो हमने पढ़ा है कि एज लॉन्ग एज फूड इज अवेलेबल, कोई प्रीडेशन प्रेशर नहीं है, एडवर्स कंडीशन नहीं है, तो पॉपुलेशन ग्रो ही होती जाएगी, अनलिमिटेड ग्रोथ जिसको हम कहेंगे, है ना? यस अर्पिता, करेक्ट। So this is called as the exponential growth। So let us study about the exponential growth। ये होती क्या है? Exponential growth model। Listen, change in population density। population density हम समझ गए, यहां पे हम बात करने जा रहे हैं change in the population density with unit time period। इसको डिनोट करेंगे dn by dt। ये ध्यान रखना, ठीक है जी। dn कैपिटल N population density, t referring to time, dn by dt बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता है। dn by dt equals to birth rate यानी b minus death rate यानी d into the population density यानी n। so we say b minus d into n and b minus d को डिनोट कर दिया r से। ये याद रखना है, स्मॉल लेटर r। what is this small letter r? that is b minus d।
सो दैट मीन्स मैं भी लिख देता हूं यहां पे dn by dt equals to rn, small r and capital N. What is small r? Birth rate यानी b minus death rate यानी d. Okay, right? b minus d, इसके लिए हमने r small r यूज कर लिया. सो ये आप इक्वेशन जो बन गई है बिल्कुल बेसिक सी, dn by dt is equal to small r multiplied by the capital N. राइट? अब आप सोचिए, अच्छा एक चीज और समझ लीजिएगा, ये जो स्मॉल r है ना, वी कॉल दिस इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल ग्रोथ. एक इंट्रिंसिक रेट होता है हर पॉपुलेशन का नेचुरली ग्रो करने का. सो आर हम रेट के लिए वर्ड यूज कर लिया, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ. प्लीज रिमेंबर दिस. B birth per capita and D is the death per capita. If B is more than D, B refers to birth, D refers to death. अगर birth ज्यादा R is positive. Obviously R positive है ना? That is population size is increasing. और अगर birth कम है और death ज्यादा individuals मर रहे हैं, तो R नेगेटिव हो जाएगा, पॉपुलेशन साइज इज डिक्रीजिंग. अगर दोनों बराबर हैं, बर्थ एंड डेथ, R इज 0, दैट मींस देयर इज नो ग्रोथ इन द पॉपुलेशन. सिंपल मैथमेटिक्स. B माइनस D लेके चल रहे हैं हम, है ना, अपनी क्वेश्चन में, जिसको हमने R डिनोट करा है. तो फिर मैंने वही बातें बताई कि B R से ज्यादा हो सकता है, B D से ज्यादा हो सकता है, B D के बराबर हो सकता है, या B D से कम हो सकता है. अकॉर्डिंगली R की वैल्यू 0, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है. क्लियर जी? R इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, नेचुरली जो इंक्रीज हो रहा है. नाउ एक एग्जांपल आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा. एक एक्सिस पे हमने आपको R वैल्यू दिखाई है, दूसरे एक्सिस पे हमने लिया है कि भाई यहां पे नॉर्वे रैट का पॉपुलेशन है, इधर ह्यूमन पॉपुलेशन है इंडिया की 1981 में, और यहां पे फ्लोर बीटल है. आटे में जो फ्लोर बीटल्स होते हैं, फ्लोर आटे को कहा गया यहां पे. मोर द आर वैल्यू रैपिड द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. जहां पे आर वैल्यू ज्यादा आ रहा है, Exponential growth model. The growth rate of population is always proportional to the initial population, and change in population density per unit time is equal to dn by dt. Okay, so dn by dt is equal to birth rate minus death rate, okay, into population density. So B minus D into N. This is the formula for exponential population growth. So if we assume that birth rate minus death rate is equal to R, so the equation becomes Rn. Okay, so new equation is dn by dt is equal to Rn. Got it? So what is R? R is rate of intrinsic increase. Okay, so what is the increase? So birth rate minus death rate, it will give the how many individuals are there, how many individuals are added in the population. So that is why R. Okay, and N is the density, number of individuals. Okay, so differentiation and the integration you might have studied in your math classes. Okay, so just a minute. So this is the differentiation, dy by dx. If we do the integration of this, it becomes
integration of y and then dx. Similarly, if this is the formula, dn by dt is equal to r, and this is the differential form, what will be its integral form? So let's learn about it. What will be the integral form, and let's continue about it in exponential growth as well, okay, and geometry growth as well. ग्रोथ जहां पे हो रही है, दैट इज जे शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन्ड। क्या नेचर में ये संभव है? सुनिए, नेचर में ऐसा हो पाना बड़ा ही रेयर होता है अंडर नेचुरल कंडीशंस कि कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जाए। भाई अगर ऐसा हो गया तो पूरी धरती पे केवल वही ऑर्गेनिज्म होंगे, बाकी तो किसी के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि उसे मारने वाला कोई है ही नहीं, है ना। नेचर में ऐसा होता नहीं है इन जनरल। ये लेबोरेटरी कंडीशंस में हम कर सकते हैं। मानो मैंने लैब में बैक्टीरिया कल्चर करे हैं, भाई बैक्टीरिया के लिए मैंने ढेर सारा फूड अवेलेबल करा दिया, मैंने वो सारे फैक्टर्स भी कंट्रोल कर लिए जो बैक्टीरिया को नुकसान ना पहुंचा पाए कहीं, है ना। फूड अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल है, प्रेडेशन प्रेशर नहीं है, तो बैक्टीरिया डिवाइड करे जाएंगे अनलिमिटेड वे में, एक्सपोनेंशियली, है ना। या फिर ये एग्जांपल नेचर में अगर लेना हो, एल्गल ब्लूम्स आपने सुने, कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में हो सकता है। जैसे मैं कह दूं कि भाई ये बरसात का मौसम है और देखिए मच्छरों की जनसंख्या कितनी सारी बढ़ गई है, तो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए वो ऐसे हुए, लेकिन जैसे ही बरसाती मौसम बंद हुआ उसके बाद फिर धड़ाम से गिर के पॉपुलेशन नीचे आ जाएगी। मच्छरों को खाने के लिए और जानवर भी तो होंगे ना, और ऑर्गेनिज्म भी तो हैं, छिपकलियां भी तो होंगी, और है लिजर्ड्स हैं जो उन्हें खा भी जाएंगी। ओके, सो नेचर में इन जनरल हमें ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाले ग्रोथ पैटर्न्स इन जनरली अगर हम कह दें कि वो ऑर्गेनिज्म हमेशा ऐसे ही शो करेगा, वो नहीं है। पर्टिकुलर सीजन्स में हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा देखने को मिल जाता है। तो ये जे शेप्ड ग्रोथ कर्व है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या इक्वेशन हम यूज करेंगे, अब वो ध्यान दीजिए। dn by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी n के। नाउ एडिंग द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स r, अब ये बेसिक मैथ्स है, आई एक्सपेक्ट कि इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। dn by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने ऐड करा यहां पे, तो आ गया dn by dt इक्वल्स टू rn। R थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, R is the intrinsic rate of the natural increase and N is population density at time T। याद रहेगी इतनी बात? चलो आगे बढ़ता हूं। देखो, सो मैंने कहा dn by dt equals to small r capital N, agreed। अब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेशन के बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होंगे, फिजिक्स में भी आपने सीखे हैं। जिनके पास मैथ्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट है वो तो पूरे मास्टर्स होंगे भाई डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स वेयर एट t इक्वल्स टू 0 n इक्वल्स टू n नॉट या n0 एंड एट t n इक्वल्स टू nt, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ इन कंडीशंस में। सो देखिए, इंटीग्रल ऑफ dn बाय n इक्वल्स r इंटीग्रल dt, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। लिख लो आप साथ में, ये वाली इक्वेशन तो अभी हमने देखी थी, dn बाय dt इक्वल्स टू rn, फिर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट करा, इंटीग्रल ऑफ dn बाय n इक्वल्स टू r इंटीग्रल ऑफ dt। नेक्स्ट nt बाय n नॉट या n0 इक्वल्स टू e और पावर दे दिया हमने rt। अब ये बेसिक मैथ्स यूज हो रहा है यहां पे, ध्यान रखिएगा। nt इक्वल्स टू n नॉट e rt। नाउ व्हाट इज दिस r एंड व्हाट इज दिस e? r तो हम पहले ही जानते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, एंड e इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज 2.71828, राइट। लॉग का बेसिक जानकारी है आपको, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक जानकारी है, उसी से ये इक्वेशंस हमने डिराइव करी हैं।
ग्रोथ जहां पे हो रही है, दैट इज जे शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन्ड। क्या नेचर में ये संभव है? सुनिए, नेचर में ऐसा हो पाना बड़ा ही रेयर होता है अंडर नेचुरल कंडीशंस कि कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जाए। भाई अगर ऐसा हो गया तो पूरी धरती पे केवल वही ऑर्गेनिज्म होंगे, बाकी तो किसी के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि उसे मारने वाला कोई है ही नहीं। So we get the equation now, nt by n0 is equal to ERT. Okay, and this is the equation that is the exponential equation. ठीक है, और इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे इट बिकम्स nt is equal to n0 ERT. ठीक है, nt क्या है? टोटल नंबर. ठीक है, n is equal to population density at time t. ठीक है, r की बात करें हम, दिस वन. ठीक है, इट इज b माइनस डी, वही वाला इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. ओके, और e की बात करें, दिस इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और इसका वैल्यू जो है इट इज 2.718. सो यहाँ पे ग्राफ जो ऑब्टेन हो रहा है, दिस ग्राफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. दिस इज नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड हियर वी हैव द टाइम. ठीक है, सो टाइम के साथ साथ बैक्टीरियल पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. क्यों हो रही है इंक्रीज? क्योंकि फूड अनलिमिटेड है, एनवायरमेंट फेवरेबल है, कोई प्रीडेशन नहीं है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज करो इज कॉल्ड एज द जे शेप्ड ग्रोथ करो. ओके, जे शेप्ड ग्रोथ करो जो है ये देखी जाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में. ओके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो. ठीक है, कोई डाउट यहां तक? Any doubt, any question so far? Everything is clear? Okay. So I was once too tired to take the stairs to reach the floors with like 11th after a long day's work. To my dismay, the elevator won't budge and there was a warning of overloading. ठीक है, तो आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि एलिवेटर में जब बहुत ज्यादा आदमी होते हैं तो ओवरलोडिंग का साइन आता है ना? तो जब ओवरलोडिंग होती है तो फिर क्या होता है? कुछ लोग बाहर निकलते हैं तो फिर से नॉर्मली फंक्शन करता है ना? सो व्हाट इज ओवरलोडिंग हियर? तो हम ओवरलोडिंग की बात करें तो पॉपुलेशन में भी ओवरलोडिंग होती है कभी? यस, होती है. ठीक है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों, उससे एक्सीड करे अगर पॉपुलेशन, तो ओवरलोडिंग होती है. ठीक है, सो लेट अस स्टडी अबाउट सेकंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो कि है लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. ओके, लेट अस स्टडी. करते हैं, कैपिटल सी नहीं है, सी फॉर कैरिंग, हम यहां पे कैपिटल के से डिनोट कर रहे हैं. कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन, द मैक्सिमम इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में दैट अ स्पेसिफिक एरिया कैन सपोर्ट. एक जगह पे हम कहें कि भाई अब इसकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म है, इससे ज्यादा नहीं. जैसे मोबाइल में हम कह देते हैं कि भाई ये अब इतने जीबी था और ये फुल हो गया, अब इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, मेमोरी खत्म हो गई है ना? सो ऐसे ही मतलब ये ओवरलोड जब कोई चीज हो जाए अपनी कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड चली जाए, सो कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम है. लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है जरा गौर से देखिएगा. एक एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिए हैं, दूसरे एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया. एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल. हमने यहां से कहानी शुरू करी, राइट? शुरुआत में हमने देखा बड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द लैग फेज. ठीक है, और रिसोर्सेज इधर से हमने मिनिमम लिया, इधर से हमने मैक्सिमम, ऐसे दिखा दिया. बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, कम है इंडिविजुअल्स, धीरे धीरे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, संख्या में बढ़ रहे हैं. फिर आप देखेंगे
समय बीतने के साथ एकदम तेजी से बढ़े, दैट इज कॉल्ड द लॉग फेज। पहला क्या था? लैग फेज। हम कहते हैं ना, यू आर लैगिंग बिहाइंड, आप पीछे रह गए हैं, धीमे काम कर रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, लैग फेज था। उसके बाद आ जाता है जी लॉग फेज, राइट। तो स्टार्टिंग में ऐसे धीरे था, उसके बाद ये चीज एकदम तेजी से बढ़ी, फिर ये जाके ऐसे हो जाती है, स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो लॉग फेज में वो बड़ी तेजी से बढ़ी। आप देखिए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हुआ। पहले हम मैक्सिमम दिखा रहे थे रिसोर्सेज, अब हमने दिखाया कि रिसोर्सेज यूटिलाइज हुई हैं। रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जनसंख्या बढ़ी है, कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेगी, ओके राइट। उसके बाद एक अवस्था आ जाती है स्टेशनरी फेज। देयर इज अ सिचुएशन जिसके बियॉन्ड ये फिर नहीं बढ़ पाएगी। अभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये सिचुएशन ऐसे हो जाती है, थोड़ी बड़ी, थोड़ी घटी, बड़ी घटी, है ना, एक तरह से ऑसिलेटरी सा है। तो हम कह देते हैं कि एक नेट रिजल्ट जो है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही मिल रहा है, एसिम्प्टोट भी कह देते हैं हम इसे, स्टेशनरी फेज। अब रिसोर्सेज बड़े कम होने लगे, लाल रंग से दिखा दिया हमने, है ना। इससे ज्यादा गई, अगर ये के आ गया ना कैरिंग कैपेसिटी, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी, फिर इतने ज्यादा हो गए तो। दिस एस शेप्ड कर्व, ये जो ओवरऑल कर्व मिला है ये एस शेप्ड है। इससे पहले एक्सपोनेंशियल वाले में जे शेप्ड कर्व मिला था। दिस एस शेप्ड कर्व इज कॉल्ड सिग्मॉइड कर्व। अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी पढ़ा था ना, सिग्मॉइड शेप वाला, ये भी सिग्मॉइड है। और हम इसे वरहल्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऐसे भी बोल देते हैं, राइट। नोट कर लीजिएगा। यहां के लिए इक्वेशन क्या है? dn by dt इट इज इक्वल टू r कैपिटल N एंड k माइनस n divided by k. K is the carrying capacity. So k is the carrying capacity, r is the intrinsic rate of natural increase, r is intrinsic rate of natural increase and n is the population density. तो ध्यान रखिएगा, इसमें कर्व का शेप एस शेप्ड है, सिग्मॉइड है। इनिशियली लैग फेस है, फिर लॉग फेस है एंड फिर स्टेशनरी फेस आ जाता है। सो कैरिंग कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो में कुछ राइटिंग पोर्शन आ रहा था क्या? यस सर, आ रहा था। ओके, लेट मी रिफ्रेश, पता नहीं क्या रीजन है। Now we have the carrying capacity, ठीक है। नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए पॉपुलेशन दैट इज स्पेसिफिक एरिया कैन सपोर्ट, ठीक है। तो हम कोई भी हैबिटेट देखें, कोई भी एनवायरनमेंट देखें, तो वहां पे फूड रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा एनवायरनमेंट देखा है जहां पे अनलिमिटेड फूड अवेलेबल हो? कभी नहीं होता ऐसा, है ना, हमेशा लिमिटेड होता है, ठीक है। तो कितने इंडिविजुअल एक एनवायरनमेंट सस्टेन कर पाएगा, उसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी को हम के से डिनोट करते हैं, ओके। अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा इंडिविजुअल हो जाएंगे किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा? ओवरलोडिंग। और जैसे ही ओवरलोडिंग होगी, ओवरलोडिंग का मतलब है कंपटीशन, है ना। ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में क्या होगा? कंपटीशन होगा ज्यादा से ज्यादा, ओके। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक मींस, यहां से आप देख रहे हैं लॉजिक। व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक में हम कोई एग्जम्पशन लेते हैं, ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होना, ये हुई हवा में बात, है ना। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ में ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, हमें पता है कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट है ही नहीं जहाँ पे जो फूड है वो अनलिमिटेड हो, जहाँ पे प्रीडेशन ना हो, जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन जो हैं बिल्कुल फेवरेबल हों, गर्मी, सर्दी, बारिश, कभी ऐसा ना हो, है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. सो दैट इज व्हाई organisms living in those habitats they have the logistic growth model. ठीक है. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में जो ग्रोथ करो होती है इट इज एस शेप्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं एस शेप दिख रही है. यस, ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉलहर्स्ट पुल लॉजिस्टिक ग्रोथ करो. ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना, कभी कभी इस नाम से भी पूछ लेते हैं. ठीक है, क्योंकि वॉलहर्स्ट पियरल ने ही इसको डिस्कवर किया था. ठीक है, एक्सप्लेन किया था. सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? dn by dt इज इक्वल टू rn. rn याद है ना आपको? dn by dt इज इक्वल टू rn. दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट. इसी से हम देखते हैं. यस, बट यहाँ पे k आता है फैक्टर कैरिंग कैपेसिटी का. k माइनस n डिवाइड बाई k. दिस इज द एडिशन हियर. ठीक है, सो k n वही पॉपुलेशन डेंसिटी, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और k यहाँ पे है कैरिंग कैपेसिटी. तो देखिए पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होगी, है ना. फर्स्ट जैसे ही बर्थ रेट ज्यादा होगा, फूड यहाँ पे ज्यादा है तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी. फिर उसके बाद आएगा एक्सपोनेंशियल फेज इस पॉपुलेशन का. लेकिन आफ्टर सम टाइम ये पॉपुलेशन जो है फर्दर इंक्रीज नहीं होगी. क्यों इंक्रीज नहीं होगी? क्योंकि ये पॉपुलेशन जो है कैरिंग कैपेसिटी को पहुंची है ना. मतलब अब यहाँ पे उतने ही ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह सकते हैं जितनी यहाँ पे फूड रिसोर्सेज हैं. ओके, सो पॉपुलेशन हैज रीच्ड द कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, सो वी कैन से दैट हियर k और n इज इक्वल टू k. ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कैरिंग कैपेसिटी के बराबर है यहाँ पे. Isn't it? सो लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट, ठीक है, या फिर ग्रोथ मॉडल, अगर हम इसकी इक्वेशन देखें, व्हाट इज द इक्वेशन? है ना, rn k माइनस n बाय k. ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है, जे शेप्ड ग्रोथ कर रही है, ठीक है, तो dn बाई dt क्या होता है? इज इक्वल टू rn. ठीक है, दीज आर द टू इक्वेशंस. ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए है और ये लॉजिस्टिक के लिए है. ओके, कोई डाउट यहां तक? नो डाउट सर. ओके, चलो हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं आगे बढ़ने से पहले. क्वेश्चन सेज एसिम्प्टोट इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन. बताइए एसिम्प्टोट कब होगा? एसिम्प्टोट जो है वो फाइनल इंक्रीज होता है जहां से पॉपुलेशन आगे इंक्रीज नहीं हो सकती. ठीक है, तो इस टाइम 8 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है. दैट्स ग्रेट. सो कोमल, बरखा, ऋतिक, अतुल, जतिन, अविरूप, सायन एंड स्वाति ने सही जवाब दिया है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, k इज इक्वल टू n. ठीक है, तो एसिम्प्टोट ए लाइन दैट करो अप्रोच एज इट मूव्स टुवर्ड्स द इंफिनिटी. लाइन इंफिनिटी की तरफ जा रही है लेकिन एक करो उसको काट रही है, इसको हम एसिम्प्टोट कहते हैं.
ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी का हमें पता ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज स्पेसिफिक एरिया कैन सपोर्ट। ठीक है, एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स ग्रो कर सकते हैं, कितना फूड वहां पे अवेलेबल है, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। asymptote in logistic growth is obtained when population density reaches the carrying capacity। ठीक है, जब population density है वो कैरिंग कैपेसिटी को रीच करेगी तो एसिम्प्टोट आपको देखने को मिलेगा। अब फिटनेस की बात करें, आपने फिटनेस एवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा शायद। ठीक है, फिटनेस हम किससे कहेंगे, किस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे कि वो इकोलॉजिकली फिट है ना। इट इज एबिलिटी ऑफ एन organism with variation in a population to reproduce and increase in number when compared to the other organism in the population। तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास वेरिएशन है, और उस वेरिएशन की वजह से वो कितना रिप्रोड्यूस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है नंबर में। ठीक है, उस वेरिएशन की वजह से when compared to the other organisms। फॉर एग्जांपल दोनों एक ही जैसी स्पीशीज है, इस स्पीशीज के पास वेरिएशन है, इस वेरिएशन के बाद की वजह से ये रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म के पास वेरिएशन नहीं है जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकली फिट है। ठीक है, सो हाउ डज ए पॉपुलेशन एंश्योर इट्स सर्वाइवल डिस्पाइट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो कितने लिमिटेशंस होते हैं, यस अतुल बताइए। ये जो वेस्टलेट पैरालॉगिस्टिक ग्रोथ है, इसमें जो कर्व बनेगा वो एस कर्व बनेगा ना। हाँ हाँ, एस टाइप आप करो, क्योंकि उसमें कई कर्व दिए हुए थे, मतलब सब बन रहे थे एस की तरह भी, लेकिन छोटा से बड़ा उससे बड़ा, 3 आपने बताया था ना। नहीं, ये वाला करो जो है एस शेप्ड करो ही है। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट जो है ना उसमें हमेशा एस शेप्ड करो ही बनता है। जे शेप्ड करो बनेगा जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, कैरिंग कैपेसिटी को पॉपुलेशन रीच कर रही है, तो ये हमेशा एस शेप्ड ही होता है, क्योंकि यहाँ से पॉपुलेशन फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकेगी, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी को पहुंची है, फूड रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, यस सर, मैं मॉड्यूल में खोज रहा था पर मुझे मिला नहीं है, बट पीछे देखा हूं ना तो एक ही पे दोनों ग्राफ बना दिया है। अच्छा, हाँ वैसा मैंने आपको दिखाया भी है, इसीलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए मैंने एक ही में दोनों ग्राफ बता दिए थे। कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, ऐसा मैंने दिखा दिया था आपको। यस सर, ये इसी को देख के तो मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये है एक्सपोनेंशियल की, ये है लॉजिस्टिक के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए पॉपुलेशन अपना सर्वाइवल कैसे मैनेज करती है, इतने ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, फूड लिमिटेड होती है, क्लाइमेट एक चैलेंज है, बाकी एनिमल्स भी चैलेंज हैं, है ना, लेकिन फिर भी पॉपुलेशंस कैसे ग्रो करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एलिफेंट कह रही है आई जस्ट नीड वन प्रोजेनी टू बीट एनीवन, लेट अलोन यू एंड योर आर्मी। ठीक है, तो इसको बोल रही है बच के रहना, अगर मेरी एक प्रोजेनी इंक्रीज हुई तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। आंट्स को कह रही है, और आंट्स क्या रिप्लाई कर रही हैं, अरे जब तक तुम अपनी एक जनरेशन को बढ़ाओगे तब तक हम पूरी अर्थ जो है अपनी पॉपुलेशन से फिल कर देंगे, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि एलिफेंट जो हैं बहुत स्लो होते हैं ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, लेकिन आंट्स देखिए कितनी फास्ट होती है इनकी ग्रोथ रेट। ओके, सो डिफरेंट पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट्स जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट, हर इंडिविजुअल की एक डिफरेंट ग्रोथ रेट होती है। ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट द reproductive strategies and life history variations in the population। चीज देखने को मिलती हैं हमें। एक होता है ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी इन द लाइफ टाइम, दूसरा नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी इन लाइफ टाइम कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में, अपने लाइफ स्पैन में एक बार रिप्रोड्यूस कर रहा है या अनेक बार रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। और दूसरा, जब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन साइज छोटा है। एंड दूसरा,
जब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम है, साइज बड़ा है। दोनों बातें आपने नेचर में ऑब्जर्व करी होंगी, ठीक है। सो आप हेडिंग दीजिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी इन द लाइफ टाइम, नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी इन लाइफ टाइम। अपने जीवन काल में क्या केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन शो कर रहा है ऑर्गेनिज्म? कोई एग्जाम्पल ऐसी याद आ रही है आपको जहां आपने पढ़ा हो कि भाई पूरे जीवन काल में एक ही बार रिप्रोडक्शन हुआ और फिर कहानी खत्म? यू रिमेंबर एनी एग्जाम्पल? बैम्बूज का याद है? इसके अलावा आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर एनिमल माइग्रेट्स फ्रॉम ओशियन टुवर्ड्स द रिवर्स, दैट इज फ्रॉम मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर, राइट? They migrate from marine water to fresh water. Parents release the gametes, spawning, and then parents die. कुछ एग्जाम्पल याद आया साइक्लोस्टॉर्म्स में? ठीक है जी। सो ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी इन लाइफ टाइम में दो सिचुएशंस हैं, वंस इन लाइफ टाइम या फिर मल्टीपल टाइम्स इन अ लाइफ टाइम। ह्यूमंस में मल्टीपल टाइम्स है, प्राइमेट्स में मल्टीपल टाइम्स है, और भी कई जानवरों में ऐसा है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। वंस इन लाइफ टाइम, जीवन काल में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन शो करना। एग्जाम्पल बैम्बू, बांस जो होते हैं, दे फ्लावर एंड ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ एंड देन दे डाई। दूसरी स्ट्रेटजी है कि भाई मल्टीपल टाइम्स इन लाइफ टाइम, बहुत बार, बार बार होना ऐसा। बर्ड्स में ऐसा है, बिल्कुल है जी। मैमल्स में ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। दूसरी बात है नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग के आधार पे। यहां भी दो ऑप्शंस हैं, लार्ज नंबर हो और साइज स्मॉल हो ऑफस्प्रिंग का। जो बच्चे पैदा हुए बहुत ज्यादा संख्या में हुए और बहुत छोटे 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 हैं, तो उनके मरने के चांसेस भी उतने ज्यादा हो जाएंगे, है ना। दूसरा, कम संख्या में पैदा हुए, स्मॉल नंबर है और साइज बड़ा है। दोनों ऑप्शंस है हमारे पास। नाउ सी, पहला ऑप्शन देखते हैं, लार्ज नंबर स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। ऑयस्टर्स जैसे हैं। ऑयस्टर कौन से फाइलम को बिलोंग करती है? यू रिमेंबर, मोलस्का। दूसरा सिचुएशन, स्मॉल नंबर, संख्या में कम परंतु साइज में बड़े, जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। अब बर्ड्स एक बार में कोई सैकड़ों अंडे तो नहीं देंगे ना एक ही बार में, क्लच साइज जो है वो लिमिटेड होता है। ऐसा ही मैमल्स में भी है। कुछ मैमल्स में एक समय पे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जैसे आपने कैट में या डॉग में देखा होगा, ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं उनमें। लेकिन आपने प्राइमेट्स में जो देखा है, प्राइमेट्स में क्या आते हैं? ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, कैसे होती हैं? या फिर ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी इन द लाइफ टाइम, और सेकंड होती है नंबर एंड साइज ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले हम बातें करते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं, एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और बाकी सेकंड कैटेगरी है मल्टीपल टाइम्स इन ए लाइफ टाइम, है ना। तो पैसिफिक सैल्मन की बात करें, बैम्बू की बात करें, ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि लाइफ में एक बार ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके, सारे एनुअल प्लांट्स जो हैं वो भी पूरी लाइफ में एक ही बार ब्रीड कर पाते हैं, है ना। तो उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं सेमल्पेरस। ठीक है, सेमल्पेरस ऑर्गेनिजम्स कौन हुए?
that have only a single reproductive episode in life, है ना. They breed, they reproduce only once in a lifetime. उसके बाद नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग इज द सेकंड स्ट्रेटेजी. ठीक है, तो नंबर और साइज दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं. ओके ओके, फर्स्ट हियर यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम्स इन लाइफ टाइम जो ऑर्गेनिज्म बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस, इनको कहते हैं इटीरोपेरस. याद रखना. ठीक है, इटीरोपेरस डेट रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स इन ए लाइफ टाइम. अब हम देखते हैं नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका नंबर स्मॉल होता है, ठीक है, लेकिन उनका साइज लार्ज होता है. एग्जांपल है इसकी बर्ड एंड मैमल्स, है ना. बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें तो इनका साइज तो बहुत बड़ा होता है लेकिन नंबर कम होता है. बर्ड्स में एक टाइम में कितना हो सकता है, 4-5, बस इतना ही. ह्यूमंस की बात करें सिर्फ एक टाइम में, लेकिन हमारे बेबीज जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं, है ना. अब दूसरी कैटेगरी है लार्ज नंबर बट साइज इज स्मॉल. इंसेक्ट्स की बात करें, ओएस्टर्स की बात करें, प्लेजिक फिश की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, है ना, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि इनका साइज कम होता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, साइज बड़ा होगा तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होंगे, नंबर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली साइज ऑर्गेनिजम्स का कम होगा. ओके, so these are the reproductive strategies of population. कोई डाउट यहां तक? Okay, let's solve a question. The question says which one of the following will have highest population growth assuming exponential growth. ठीक है, तो हम assume कर रहे हैं कि exponential growth है, तो सबसे ज्यादा population किसकी होगी? R नॉर्वे रेट का है 0.015, इंडियंस का है R 0.0205 और बीटल्स का है R 0.12. तो बताइए चैट बॉक्स में ही हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी होगी? अतुल से सी, स्वाति सी, सुभाश्री सी, जतिन कह रहे हैं बीटल्स सी, अर्पिता सी, भूमिका, दिशा सेज बी, ऋतिक सी. ठीक है, तो आंसर जो है सी ही है. ठीक है, जितना ज्यादा आर का वैल्यू होगा उतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, है ना, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे. ओके, सो आर एन इज द फार्मूला जिसके जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो नॉर्वे रेट, ठीक है, अगर हम फार्मूला यूज करेंगे तो उसकी पॉपुलेशन होगी 1150, ह्यूमंस की 1205 और बीटल्स की जो है 11,200 निकलेगी. ओके, सो बीटल्स आर मोर इन नंबर. ओके, सो याद रखिए जितना आर का वैल्यू होगा इट मींस कि उतनी पॉपुलेशन का नंबर उसका ज्यादा है. Did you know? Now we have types of populations. R strategistic या फिर R selection, K strategist या फिर K selection या फिर altruistic. ये 3 टाइप के पॉपुलेशन से, मेनली R strategic और K strategic. तो देखिए R strategic क्या होते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, organisms whose life history is subjected to environmental instability and unpredictability. ठीक है, इनकी पॉपुलेशन जो है ऐसे एनवायरमेंट में होते हैं जो बिल्कुल अनस्टेबल है. ठीक है, और
अनस्टेबल एनवायरनमेंट में कंटिन्यूस डिस्टर्बेंसेस होते हैं। डिस्टर्बेंसेस में ऐसा नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है, इनको कोई अंदाजा नहीं होता, ठीक है। Such organisms undergo quick reproduction and renders competitive adaptations useless. ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, रिप्रोडक्शन बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि इनको पता है हमारा एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये एक ही चीज पे फोकस करते हैं, रिप्रोडक्शन पे, ओके। और इनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडेप्टेशन प्रेजेंट नहीं होती, ये बिल्कुल compete नहीं कर पाते हैं, ओके। इनके ट्रेड्स अब क्या हैं, आप ट्रेड्स का बोलेंगे, इनके ट्रेड्स हैं हाई फिसेंडिटी, मींस एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग्स इन ए सिंगल बर्थ, ठीक है। तो एक ही बर्थ में ये हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इनका बॉडी साइज स्मॉल होता है। इनकी मैच्योरिटी अर्ली मैच्योरिटी, मींस कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही घंटे में ये मैच्योर हो जाते हैं। जनरेशन टाइम इनका शॉर्ट होता है, ठीक है। एंड वाइड ऑफस्प्रिंग डिस्पर्शन, तो इनके ऑफस्प्रिंग्स बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स जो हैं, बैक्टीरिया, डायटम्स, इंसेक्ट, रोडेंट, वीट, ये सारे जो हैं आर स्ट्रेटेजिक पॉपुलेशन है ना। आर का क्या मतलब है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, तो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ग्रोथ पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट आया, फूड अवेलेबल है, तो रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसीलिए इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। देन other type is के strategic population, organisms whose life history is subjected to stable environment or predictable environment, तो इनका environment जो होता है stable होता है, ठीक है। predict कर सकते हैं हम environment, क्योंकि हमें पता है अब सर्दियां आने वाली हैं, अब गर्मियां आने वाली हैं, है ना। Such organisms have ability to successfully compete for limited resources, ठीक है। और अगर एक environment में resources limited हैं, तो इनके पास adaptations होते हैं, compete करने के, एक दूसरे से ये compete कर सकते हैं, इनके पास tendency होती है, ठीक है। अब इनके traits क्या हैं कॉमन, बॉडी साइज इनका लार्ज होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन इनका ज्यादा होता है। फीवर ऑफस्प्रिंग, बच्चे जो हैं कम ही पैदा करते हैं ये, ठीक है। बट पेरेंटल केयर इज देयर, पेरेंटल केयर मतलब हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, तो 20-20 साल तक, 25-25 साल तक माँ बाप बच्चों को पालते रहते हैं, है ना। ऐसी तरह हर एक जो लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म है उसमें पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है ना। फीवर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, तो ज्यादा नहीं होता, तो कम ही बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े हों, ओके। एग्जाम्पल, बर्ड्स में, एलिफेंट में, हॉर्सेस में, मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, इन सब में पेरेंटल केयर देखी जाती है, ओके। नाउ थर्ड टाइप इज अल्ट्रुइस्टिक, है ना। अल्ट्रुइस्टिक एक्चुअली कोई टाइप नहीं है ना। अल्ट्रुइस्टिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म हु एग्जिबिट सेल्फ सेक्रीफाइसल बिहेवियर फॉर द हर्ड और कम्युनिटी और इंडिविजुअल और स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इनमें सेक्रीफाइसल बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल, ये डियर्स में पाया जाता है, तो किसी डियर में अगर कोई डिजीज लगी, तो अगर वो पॉपुलेशन में जाएगा तो पॉपुलेशन इन्फेक्ट होगी, ज्यादा ही ज्यादा पॉपुलेशन, है ना। तो इस डर से वो पॉपुलेशन में नहीं जाता, कहीं अलग निकल जाता है, ठीक है। और वहां ही फिर उसकी डेथ होती है। अगर रिकवर हुआ तो ठीक, अगर रिकवर नहीं हुआ तो उसकी डेथ होगी। लेकिन उसने सेक्रीफाइस किया बाकी लोगों के लिए कि उसके पॉपुलेशन के डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, ठीक है। तो ये स्पॉटेड डियर में देखा जाता है, आंट्स में देखा जाता है, हनी बीज में देखा जाता है, सोशल इंसेक्ट्स जो हैं उनमें देखा जाता है, ओके। कोई डाउट यहाँ पे? बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ? नो डाउट सर। यस स्वाति, डेफिनेटली ह्यूमन जो हैं केस सिलेक्टेड हैं। आर सिलेक्टेड में बस छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, या फिर अलगे, जिनका साइज बहुत कम होता है, ओके। हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सिलेक्टेड स्पीशीज? बताइए आर सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चार ऑप्शंस में से आर सिलेक्टेड की बात हो रही है। ठीक है, इस बार 7 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, है ना। तो ऐश्वर्या, स्वाति, जतिन, अंकिता, कोमल, अविरूप, कृष्णा ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो देखिए के सिलेक्टेड, आर सिलेक्टेड की पहले बात करें, they are able to colonize a habitat rapidly, utilize food and other resources before other organisms are established and begin to compete. Are strategic tend to be relatively small organisms with a short lifespan. For example, bacteria that live in temporary and unstable environment. Their survival depends on ability of to produce large number of offsprings rather than ability to compete. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स इंक्रीज करें अपने। ठीक है, अडाप्टेशन या फिर कंपटीशन का कोई कंसेप्ट इनके पास नहीं होता है, ना ही इनके पास वैसे मैकेनिज्म होते हैं। ओके, सो आर की बात करें तो आर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, है ना, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। और के स्ट्रेटेजिक पॉपुलेशन, के याद रखना कैरिंग कैपेसिटी, है ना, कैरिंग कैपेसिटी के इन एनवायरमेंट इन इंडिविजुअल्स के पास हमेशा फूड लिमिटेड होती है, के स्ट्रेटेजिक के पास। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। बताइए लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन कौन सी है इनमें से? आपके पास चार स्टेटमेंट्स हैं। तो फिर से 7 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, अर्पिता, ऐश्वर्या, स्वाति, कोमल, आरफा, कृष्णा और एक और स्टूडेंट, उसका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो इक्वेशन बाकी स्टूडेंट्स बोलिए क्या, दिस इज द इक्वेशन, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, आर एन के माइनस एन बाई के। ठीक है, एन पॉपुलेशन डेंसिटी, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और के इज द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, सो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आज की क्लास में? सर लास्ट, फर्स्ट और लास्ट कोई इक्वेशन नहीं था ना? स्वाति, आप किसकी बात कर रहे हो? यस यस यस
लास्ट टॉपिक, हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जस्ट ए मिनट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं dn by dt। dn by dt तो हमें पता ही है ना। rn, r इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, n इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे, है ना। k माइनस एन डिवाइड बाई k जो है पॉपुलेशन सॉरी कैरिंग कैपेसिटी है ना। n तो हमें पता है नंबर डेंसिटी, ओके, k माइनस एन बाई k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें, ठीक है, इज इक्वल टू n0 e r t, ठीक है, dn by dt, n0 e r t। this is the equation for the logistic exponential growth। याद है? या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं dn by dt इज इक्वल टू rn, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लेंगे तो ये बन जाती है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद ए न्यू टॉपिक, ठीक है। ख्याल रखिए सब अपना, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। बाय एवरीवन, और क्लास के बाद रेट जरूर करना। बाय एवरीवन।